गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास जो आज हो रही है उसमें मैं आप लोगों को लीनियर मोमेंटम के बारे में बताऊंगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था न्यूटन का मोशन के लिए। उसमें हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा और इनर्शिया के टाइप्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। तो एक डेफिनेशन मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, उनको आपको देखना है और इनको लेके फिर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे बनाएंगे। ये चीज हमें आज कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको रीड करके बताता हूँ। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली इट मतलब लीनियर मोमेंटम। बेसिकली लीनियर मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आप लोगों के लिए ये सब चीजें नई हैं क्योंकि 8th क्लास तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो एक अलग स्टैंडर्ड था। अब थोड़ा स्टैंडर्ड आपका हाई हो गया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली इट इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। मतलब क्या है ये बेसिकली ये किसी भी बॉडी के मोशन को, मतलब मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी, किसी भी बॉडी के थ्रू जो मोशन हो रहा है उस मोशन को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज में लेते हैं उसको हम बेसिकली लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। दैट मीन्स इंपैक्ट ऑफ फोर्स, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हायर क्लासेस में भी आएगी, आपको अच्छे से याद रखनी है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बॉडी ऑन अदर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखे हैं। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक कार है और एक बाइसिकल है। बाइसिकल मतलब मोटरसाइकिल मान लीजिए आप। दोनों सेम वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही हैं। क्या कर रही हैं? दोनों सेम वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही हैं, कार और बाइसिकल। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स का इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स जो होगा दोनों के ऊपर, क्या वो सेम होगा? नहीं होगा सेम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास ऑफ द कार इज ग्रेटर देन मास ऑफ द बाइसिकल। बाइसिकल का जो मास है वो कार के मास से कम है, इसलिए जो फोर्स हमें कार को देना पड़ेगा सेम स्पीड गेन करने के लिए, किसके बराबर? बाइसिकल के बराबर, वो ज्यादा होगा। एक नंबर पॉइंट। फिर अगर मैं बात करूं, यहां तो ये तो मास की बात हो गई। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो ट्रक हैं, दोनों सेम ही हैं, मतलब सेम एक जैसे ही हैं, जिनका मास भी सेम है, एक जैसे हैं, एक ही कंपनी के हैं, एक ही मॉडल है, सेम है और उनका मास भी सेम है। अब वो दोनों ट्रक जो हैं वो मोशन कर रहे हैं। एक ट्रक की वेलोसिटी है v1 और दूसरे ट्रक की वेलोसिटी है v2। एक ट्रक की वेलोसिटी कितनी मानी आपने? v1। ए ट्रक की वेलोसिटी v1 और बी ट्रक की वेलोसिटी है v2। ऐसे मान लिया आपने दोनों वेलोसिटी। अब मैंने बोला कि बी ट्रक जो है वो ए से ज्यादा फास्ट चल रहा है। बी जो है वो ए से ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं? v2 ग्रेटर देन v1। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ट्रक बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक ए। ये वाला स्टेटमेंट निकल के आया। तो इस केस में क्या हुआ? वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी? ट्रक बी की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का मास सेम है लेकिन एक की वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या हुआ था? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बी ट्रक है उसकी वेलोसिटी ज्यादा कैसे हुई थी? क्योंकि उसके ऊपर इंपैक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई किया गया था, इसलिए उसकी ज्यादा हो गई थी क्या? वेलोसिटी। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, ये जो केस हमने पढ़े हैं, दोनों एग्जांपल और ऊपर वाले जो दोनों केस हमने पढ़े हैं, इन दोनों केसों से क्या क्लियर होता है? इन दोनों केसों से क्लियर होता है एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं नंबर 3 लगाकर। आपको देखना है और समझना है कि वो स्टेटमेंट क्या है। नंबर 3, इससे क्लियर होता है इट
clear that the quantity, ये वाली क्वांटिटी देखिए यहां पे, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body is directly proportional होती है, directly proportional to its mass as well as velocity, ठीक है। जो दो आपको एग्जाम्पल बताए हैं उनसे ये बात साफ हुई कि नहीं, उनसे ये बात क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हुई है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास और उसकी वेलोसिटी पे। अगर मास ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है तो ये भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, अगर कम है तो कम करेगा। जैसे कार और बाइसिकल के लिए मास का एग्जांपल दिया मैंने, दो ट्रक लिए सेम मास के, उसके लिए मैंने आप लोगों को वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। तो उससे हमारी ये एक डेफिनेशन, एक और स्टेटमेंट हमारा निकल के आता है लीनियर मोमेंटम के लिए। अब इन तीनों से डिस्कस, मतलब इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकला वो बताता हूं मैं आपको, और वो इन तीनों का जो कंक्लूजन है वही हमारे लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन होगी। तो मैंने यहां पे नंबर 4 पॉइंट लगाया और नोट कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड as the product of its mass m and velocity v, मास m एंड वेलोसिटी v। ये हमारे पास में कंक्लूजन निकल के आया, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, और साथ में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए। अब इसके बाद में क्या करना है आपको वो सुनिए। इसके बाद में हम इसका एक सिंबल बनाते हैं कि लीनियर मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करने के लिए सिंबल बनाया हमने P से डिनोट किया उसको। ये क्या है, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर, क्योंकि और भी मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी होता है और भी होते हैं। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv, m फॉर मास, और फिर डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो डॉट लगाया और यहां पे क्या आएगी, वेलोसिटी v, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, सॉरी डॉट नहीं है, डायरेक्ट ही प्रोडक्ट है, इनटू वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू mv। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, किसका, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। अब अगर इसकी SI यूनिट निकालें हम लोग, SI यूनिट किस यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, मास की SI यूनिट क्या होती है, kg, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ गया आपको। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। इसमें वेलोसिटी का यूज हो रहा है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई, ये वेक्टर और ये वेक्टर हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक चीज और यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होती है, किसके पास, मोमेंटम के पास, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद में हम
मोमेंटम पढ़ने के बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करता हूं मैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको बताता हूं क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग लीनियर मोमेंटम की ही बात करेंगे। देखिए आप लोगों को मैंने 2-3 स्टेटमेंट लिख के लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया और उसमें ये क्लियर हो रहा था, क्या क्लियर हो रहा था कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का इम्पैक्ट लीनियर मोमेंटम को डिनोट करता है। तो फोर्स जितना ज्यादा होगा और मोशन का मतलब इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, मोशन के ऊपर उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मोशन और फोर्स दोनों के बीच में रिलेशन बन गया है यहाँ पे। तो उसी केस को अगर हम आगे लेके चलें तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको, एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जो न्यूटन ने हमें दिया है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम की जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, कि मोमेंटम अभी P1 है, फिर P2 हो गया, फिर P3 हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है ना वो भी बदलता है। अगर वो बदलता है तो दोनों एक दूसरे के साथ में दोनों एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट हो गए। और वो डिपेंडेंट कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the unbalanced force acting on it। बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, एंड द मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, मोमेंटम चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। अब इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करके देखें। कैसे प्रूफ करके देखें? मैथमेटिकली। तो मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बता रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास है m, कितना मास है उसका? m, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी है u, कितनी वेलोसिटी है? u, और उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? F फोर्स। और कुछ समय बीतने के बाद, कितना समय? t टाइम, आफ्टर t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। कितनी हो जाती है? v, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। मास सेम बना हुआ है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। जैसे ट्रक वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि उसकी वेलोसिटी एक की v1 थी, एक की v2 थी, तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग आया था। वैसे ही अभी इनिशियल वेलोसिटी u है और थोड़ी देर t टाइम के बाद में वेलोसिटी v हो गई है, तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। तो इस केस में हम एक इक्वेशन लिखते हैं। जैसे माना इनिशियली मोमेंटम कितना था? इनिशियली मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना? P1 ले लिया, क्या लिखेंगे? mu, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से फाइनली मोमेंटम ऑफ द बॉडी हमने P2 ले लिया और इक्वेशन लिख दी mv, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग द चेंज इन मोमेंटम, चेंज निकालना है मोमेंटम का, तो मोमेंटम के चेंज के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने लिखा चेंज डेल्टा पी से डिनोट किया, यहाँ पे P2 माइनस P1, इसको बनाया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड नंबर इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू, यहां से हमने लिखा mv माइनस mu, दैट मीन्स डेल्टा P इज इक्वल्स टू m कॉमन आया और v माइनस u, ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये मोमेंटम आ गया। अब देखिए यहां पे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट लगाएंगे तो इसके साथ में टाइम लेना पड़ेगा आपको, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फोर्स के। अप्लाइड फोर्स कितना माना आपने? F माना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या लिख देंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T। T टाइम के बाद में बदला था, बिल्कुल, तो T टाइम के बाद में बदला था। इसको बनाया इक्वेशन नंबर 4 और इसको बनाया इक्वेशन नंबर 5।
ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करते हैं तो k एक कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपॉन t, इक्वेशन नंबर 6। अब अगर इफ k इज इक्वल्स टू 1 हो, क्या हो, k इज इक्वल्स टू 1 हो, कांस्टेंट अगर 1 हो आपका, तो ये 1 क्यों होगा, उसका रीजन भी हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, अभी इतना समझना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप देखिए इसको। उस केस में क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन t, ये बन गया आपके पास, इक्वेशन बना दी हमने 7 नंबर। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब 7 नंबर इक्वेशन में डेल्टा p की वैल्यू 4th नंबर से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू, ये है वैल्यू आपकी m v माइनस u अपॉन t, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस इक्वेशन को हमने 8 नंबर बनाया, 8 नंबर बनाया, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग, देखिए मोशन वाले चैप्टर में आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, a इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ये होता है। अब इस पूरी चीज की जगह v माइनस यू बाई टी की जगह a डाल सकते हैं आप इस इक्वेशन में 8 नंबर में, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, f इज इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला है फोर्स का जो हम हमेशा यूज में लेते रहते हैं, नाइन्थ वन। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, फोर्स की यूनिट, वो कैसे निकलेगी, उसके लिए इधर आ जाइए, देखिए फोर्स की यूनिट F इज इक्वल्स टू, ये मास है, मास के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट निकालते हैं तो हमने लिखा है यहाँ पे इनटू, एक्सेलरेशन के लिए देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या लिखा हमने, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। अब देखिए वेलोसिटी की जो आपके पास में यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर सेकंड पर सेकंड अपॉन, ये आ गया यहाँ पे सेकंड। ठीक है, अब इसको एक साथ करते हैं, F इज इक्वल्स टू के जी इंटू मीटर पर सेकंड अपॉन पर सेकंड, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस सेकंड को भी ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे भी पावर 1 माइनस की आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसको इस तरीके से हमने यूनिट बना ली इसकी, ये ऊपर चला गया तो ये इसके ऊपर भी पावर की -1 आ गई, तो -1 और -1 माइनस की 2 हो गई, ये इसकी यूनिट हो गई है आपकी फोर्स की। अब अगर आप इस फोर्स की यूनिट को, इस कंप्लीट फोर्स की यूनिट को न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूटन के रिस्पेक्ट में लिया गया, इस पूरे कॉम्बो को हम न्यूटन बोल देते हैं, न्यूटन, और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ये हमें लॉ दिया है तो उनके रेस्पेक्ट में एक यूनिट बना ली गई है ये। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 1 न्यूटन फोर्स की, किसकी बात करें हम लोग, 1 न्यूटन फोर्स की अगर हम बात करें तो इसी फॉर्मूले से हम 1 न्यूटन का फोर्स निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे निकलेगा, अगर ये भी यूनिट हो और ये भी यूनिट हो, दैट मीन्स यूनिट मास के लिए यूनिट एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिट मास और यूनिट एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, आप देखिएगा जरा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले। तो देखिए 1 न्यूटन जो फोर्स है आपका, उसके लिए हम लोग क्या डेफिनेशन बनाएंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू ma, इसको 1 न्यूटन बनाना है, 1 न्यूटन इसकी वैल्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास की वैल्यू भी 1 यूनिट कर देंगे, 1 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी SI में यूनिट कर दी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल आंसर हमारे पास में क्या आया, सीधा सा लॉजिक है, 1 न्यूटन बनाने के लिए इसको, तो F इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, और इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरी को यूनिट को क्या बोलते हैं, एन, न्यूटन। तो F इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 न्यूटन। अब इसी चीज को हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए 1 न्यूटन एज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेज एन acceleration of 1 meter per second square in a body of unit mass in its own direction। ये लेना है हमें। और ओवन डायरेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि फोर्स जो है, ये देखिए ये फोर्स जो है वही चीज बता रहा हूं मैं आपको जो अभी लीनियर मोमेंटम के लिए बताई थी। फोर्स जो है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है, तो ये वेक्टर है और इसका ये डॉट प्रोडक्ट बना दोनों का, और ये हमारे पास में फोर्स भी वेक्टर है। तो हम इसके फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल्स टू m डॉट a वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड बना दें, ऐसे मैग्नीट्यूड बना दें, तो मैग्नीट्यूड से बाहर निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन हट जाएगी, देन F इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये हो गई हमारे फोर्स की बात। डेली लाइफ में और फिजिक्स में और हर किसी सब्जेक्ट में, साइंस के हर सब्जेक्ट में फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डेराइव करती है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना। ये लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन होगा और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। उसके बाद में अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।